प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और टीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं कि छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में आ रही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले बच्चों। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले कुछ कंसेप्ट हैं वे मैं बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं, तो जो संख्याएं हैं ये संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम केवल वास्तविक संख्याओं पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं इस बारे में ही बता देता हूँ। तो बच्चों, इसमें काल्पनिक संख्याएं कुछ ही गिनती की होती हैं। तो जो प्रकृति में सभी संख्याएं पाई जाती हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही होती हैं, लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी संख्या या कोई भी पद अगर यहाँ पर है और वो आ जाए माइनस में, तो ये जो संख्या होगी वो होगी काल्पनिक संख्या। तो इसके लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे कि अगर ये होता माइनस के x या होता माइनस के वर्गमूल के अंदर ही होना चाहिए, तो माइनस के कुछ भी होता, 2 होता माइनस के, या कुछ भी होता वर्गमूल माइनस के 4, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कंडीशन ऐसी हो कि ये माइनस जो है बाहर ना आ सके वर्गमूल के चिन्ह से। तो इस तरीके के जो भी पद होंगे, जो भी संख्याएं होंगी, ये कंप्लीट ये होंगी काल्पनिक संख्याएं। तो इसमें थोड़ी सी बात और बता देता हूँ कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्गमूल का ही चिन्ह हो। तो इसमें जो है मैं बता दूं कि वर्गमूल का चिन्ह है ये, तो इसके अंदर यहाँ पर 2 होता है लेकिन वो छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ और संख्याएं भी हो सकती हैं। तो जैसे कि 2 तो ये है ही, 4 और 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर सम संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं, अगर यहाँ पर सम संख्याएं हैं और अंदर अगर बच जाता है माइनस का चिन्ह, तब ये जो भी यहाँ पर पद आएगा वही पद यानी कि कंप्लीट ये पूरा जो मान होगा वो होगा क्या, काल्पनिक मान, यानी कि काल्पनिक संख्या होगी ये। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी संख्या हो वो क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, अंदर चाहे कुछ भी हो माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी मान आएगा वो होगा काल्पनिक मान। तो अब आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं पे। तो वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं, इसमें से एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं ये भी बता दूंगा। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। तो परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण संख्या या पूर्णांक भी कह सकते हैं इन्हें, और दूसरी होती हैं भिन्न संख्या यानी कि भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या यानी कि जो ये पूर्णांक है, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, 2 के नहीं सॉरी 3 के। तो यहाँ पर पहला है धन पूर्णांक, दूसरा है शून्य और तीसरा है ऋण पूर्णांक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना हमेशा कि ये जो शून्य होता है ना ही माइनस का होता है और ना ही प्लस का होता है।
तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जीरो ना तो माइनस का होगा ना ही प्लस का होगा। कैलकुलेशन करते समय कोई सा भी चिन्ह आ सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई सा भी चिन्ह आ सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि शून्य केवल शून्य होता है, ये ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मैं बता दूंगा। और अब इसमें जो अपरिमेय संख्याएं हैं वे भी बताऊंगा। तो अपरिमेय संख्याएं आगे इनके अलग अलग प्रकार नहीं है, केवल जो वास्तविक संख्या है इसमें केवल इतना ही। तो इनमें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, इनके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं। बस थोड़ी सी शर्त है कि यहाँ पर ये p यानी कि जो अंश है हमारा वो पूर्णांक होना चाहिए, धन या ऋण या शून्य कोई सा भी हो सकता है। और नीचे ये भी पूर्णांक ही होना चाहिए। और ये जो q है यानी कि हर, ये जीरो नहीं हो सकता, तभी ये जो p/q लिखा हुआ है तभी होगा ये परिमेय संख्याएं। और इसी का उल्टा है ये अपरिमेय संख्याएं यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में जो इसकी परिभाषा है वो है ये कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसे तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमने लिख दिया √2 और बटे 1। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है p/q के रूप में हमने इसे लिख तो दिया है, लेकिन हमारी शर्त क्या है कि यहाँ पर जो हर है हमारा, सॉरी जो अंश है हमारा p, ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और जो हर है यानी कि q, ये भी पूर्णांक ही होना चाहिए, तभी जो है ये p/q के रूप में मानी जाती है। और क्योंकि यहाँ पर √2 ये पूर्णांक नहीं है और इसलिए जो है इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात जब हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो ये जो है हमारी p/q के रूप में नहीं लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो अब थोड़ा सा ये भिन्न बता देता हूँ मैं, भिन्न के बारे में कि भिन्न होती क्या है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कि जो भिन्न होती हैं, भिन्न में और परिमेय संख्याओं में अंतर क्या होता है? मैंने एग्जाम्पल दिया -1/2, -3/4, -6/7 और 3/2 और 10/3, 1/2 लिख देता हूँ। तो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी भिन्न और कौन सी परिमेय संख्या है तो आप बता सकते हो? तो चलिए मैं बता देता हूँ कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं ये लिखी हुई, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। टोटल सभी संख्याएं क्या हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं। क्यों है परिमेय संख्याएं? क्योंकि हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं और ये p/q के रूप में ही लिखी हुई है। लेकिन अब भिन्न क्या है? इनमें से ये जितनी भी संख्याएं हैं लिखी हुई सभी भिन्न नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि क्यों भिन्न नहीं है। तो भिन्न कौन कौन सी है ये बता देता हूँ। तो इसमें भिन्न है हमारी 3/2, 10/3 और 1/2, यानी कि ये भिन्न है, ये भिन्न है और ये भिन्न है। क्यों? क्योंकि भिन्न हमेशा प्लस में होती है, ध्यान रखना, केवल प्लस में होगी। और यहाँ पर बाकी जो संख्याएं हैं ये माइनस में है और माइनस में भिन्न नहीं होती है। अगर कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है, जैसे मान लो 2 ही लिख दिया मैंने, तो ये यहाँ पर भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम माइनस लगा दें तो अब ये केवल परिमेय संख्या ही है, भिन्न नहीं है। तो चलिए इस चर्चा को रोकते हैं यहीं पर और अपने मेन कंसेप्ट यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आ जाते हैं। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने 2 से भाग दी, मान लीजिए कि आपने भाग दी 11 को, तो 2 पंजे 10 और ये यहाँ पर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर इस संबंध को हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो 11 है यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 और गुणा कितना 5 और प्लस में कितना 1। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आएंगे, 2 पंजे 10 और 1 11। ये विभाजन प्रक्रिया है, यानी कि जो यहाँ पर 11 है वो क्या है, ये मैं बता देता हूँ कि भाज्य यहाँ पर होता है भाजक और यहाँ होता है भागफल। और भाग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कोई भी संख्या अगर बचती है, चाहे वो शून्य ही क्यों ना हो, तो वो होता है शेषफल। तो यहाँ से एक सूत्र हमारा निकलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसी सूत्र के आधार पर इस भाज्य को हम लिखेंगे a और बराबर भाजक को लिखेंगे b और भागफल को लिखेंगे q और प्लस शेषफल को लिखेंगे r। यानी कि यहाँ से ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है a बराबर बी क्यू प्लस के r, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है वो है ये। तो यहाँ पर ये जो r है यानी कि शेषफल है, इसके लिए छोटी सी कंडीशन है कि इसका जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। और ये जो r है हमेशा छोटा होता है किससे, b से, यानी कि b यानी कि भाजक से छोटा होगा हमेशा, यानी कि ये। अब ये तो थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इससे आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो जब भी हम किन्हीं 2 या 3 संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो उसमें कुछ चरण आ जाते हैं, उन्हीं चरणों को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं बताऊंगा आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। दो 228 तथा 240 का एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। तो इसमें सबसे पहले हम इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या होगी उसे लिख लेंगे यहाँ पर 240 और बराबर। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी भाग करेंगे, तो जो छोटी संख्या इसमें से है उससे भाग देनी है हमें बड़ी वाली संख्या को। तो 240 को भाग देनी है 228 से, तो एक बार चला जाएगा। तो 228 से कम 228 और कितना बचेगा, ये बच जाएगा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 228 और गुणा 1 और प्लस के कितना 12, यानी कि 228 और गुणा 1 और प्लस के 12। तो यहाँ पर देख लेना बिल्कुल वही कंसेप्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर ये जो 228 है ये आ जाएगा अब यहाँ पर, यानी कि पुनः ये प्रक्रिया होगी। तो 228 बराबर, तो यहाँ पर अब जो भी यहाँ पर हमारा शेषफल आया है इससे भाग देनी है 228 को। तो 228 से ये जाएगा 12 एकम 12 और ये बचेगा 10 और ये आ जाएगा 8। तो 12 नमा 108, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा कितना 12 और गुणा कितना 19 और प्लस के कितना 0। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा शेषफल शून्य आ जाए तो तभी इस प्रक्रिया को हम रोक देंगे। मान लो अगर यहाँ पर शून्य नहीं आता, 0 नहीं आता, तो इस प्रक्रिया को हम फिर से आगे करते जब तक यहाँ पर यानी कि जो हमारा शेषफल है वो क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ये जो चरण है, पहला चरण ये था, दूसरा चरण ये है। तो यही चरण जो है यही है हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम। तो ये चरण यहाँ पर भी समाप्त हो सकता था, पहले नंबर पर ही, दूसरे पर भी, यहाँ पर दूसरे पर हुआ है किसी सवाल में, तीसरे पर भी हो सकता है, चौथे पर भी, पाँचवें पर भी। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये चरण कितने भी हो सकते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को पूरा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि भाजक 12, भाजक कितना था हमारा लास्ट बार, 12, तो भाजक 12 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अतः 228 तथा 240 का HCF बराबर कितना, जितना भी जो भी हमारा भाजक है वही, यानी कि 12। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इससे आगे जो भी सवाल हैं, यानी कि ये तो एग्जाम्पल था और एक्सरसाइज हम करेंगे अगली वीडियो में शुरू।